हम हाथी पर बैठकर सैरगाह जा रहे हैं। हमारे आगे पीछे हिंदुओं का बेशुमार मजमा है। वो हमसे चीख चीख कर कहते हैं, आलम पना, आलम पना, आलम पना, जजिया माफ कर दो, जजिया माफ कर दो। आज जो हम चर्चा करने जा रहे हैं उसके पहले आपको बता दें, आप कल्पना करें कि आप अहमदनगर के किले में हैं और औरंगजेब की आखिरी रात देख रहे हैं। वो क्या बोल रहा है, वो क्या कर रहा है, किस तरीके से औरंगजेब के किरदार को कोई अपने मंच पे निभा लेता है। हमारे साथ हैं बनारसी दास सूद, जो कि बहुत अच्छे रंगकर्मी भी हैं और आर्मी में भी आपने सेवाएं दी हैं। सूद जी, हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल पर और शुरू करना चाहते हैं आपसे बात कि रंग कर्म एक आपका जुनून था। जी हाँ। तो वो जुनून की शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत ये है कि मोदीवाड़े में नाटक हुआ करते थे और वो अन्य किसी कौम के, अलग किसी जाति के लोगों को अपने अंदर घुसने नहीं दिया करते थे। तो हमने सोचा कि हम ऐसा क्यों ना करें, हम अपनी एक नाटक संस्था बनाए। बल्कि नाटक संस्था तो नहीं बनी, लेकिन बीवी राव मा साहब उनके हमेशा अपोजिट में थे, जो एपी नर्मदा हाई स्कूल से एज ए प्रिंसिपल रिटायर हुए। बहुत अच्छे नाटककार थे, बहुत अच्छे नरसिंह नरसप्पा अलवा, जो उस जमाने में एमएलबी में डांस सिखाया करते थे, उनकी डांस में जो वो कॉमेंट्री किया करते थे, क्या गजब की थी। ये किस सन की बात होगी लगभग? ये 1952-51 के लगभग की बात है। हाँ। आपकी उम्र क्या रही उस समय 17-18 साल। जी जी। हाँ। तो आपने उस समय से नाटक की शुरुआत की, शुरुआत की। फिर आपने बड़े मंचों पर भी नाटक किए। हाँ। तो ये नाटकों से फिर हट के आप फिर आर्मी में भी चले गए। बिल्कुल। जी। तो वो आर्मी में जाने का क्या? आर्मी में जाने का, हमारे जो चेले थे मदन बाबजिया, वो बम्बई चले गए। उनको हम डायलॉग बोलना सिखाया करते थे। वो जया बच्चन जिस समय यहाँ जबलपुर में थी, उनसे उनकी पुरानी पहचान थी, और जब उनको गोल्ड मेडल मिला डायरेक्टर का, तो उनको पहले किसी और डायरेक्टर ने कुछ पैसे के लिए रखा, उनको वो पसंद नहीं आया। उसके बाद उसने अमिताभ बच्चन की जो कंपनी थी उसमें नौकरी कर ली, और कुछ समय बाद वो शुगर के पेशेंट थे, उसके बाद गिरे और उनका इंतकाल हो गया। अंतकाल हुआ। तो आप जैसे कि एक बार आपसे हमारी चर्चा हुई थी, आप भारत पाकिस्तान युद्ध के समय बॉर्डर पे भी रहे। हाँ। तो वो क्या रहा आपका? वो 1963 का समय था। 1963 में मैं आर्मी में भर्ती हुआ। 1965 में मेरी पहली पोस्टिंग ओएमसी 67 ब्रिगेड में हुई, और वो लड़ाई कच्छ भुज की थी, जो पहले अप्रैल मई में हुई। उसके बाद 2-3 महीने हम लोग वहाँ रहे। रेत, बाड़मेर का इलाका, आगे गदरा रोड स्टेशन जो है वो उनके पास था, पाकिस्तान के पास, और हिंदुस्तान के पास था बाड़मेर का इलाका। और जब हम लोग वहाँ गए, इतनी हवा चलती थी कि खाने में भी रेत के टुकड़े मिला करते थे। खाओ नहीं ली जाओ है। और रात को जब बिस्तर बिछा के टेंट के नीचे सो जाते थे, तो बिस्तर के नीचे गर्माहट पा करके वहाँ इतने इतने छोटे रंग बिरंगे सांप निकलते थे। वो काटते नहीं थे, लेकिन वो गर्माहट, जब रेत ठंडी हो जाती थी, तो उसके कारण वो लोग क्या, हमारे बिस्तर के नीचे आके सिरहाने के नीचे सो जाते थे। तो हम लोग डर जाते थे। तो लोगों ने बोला ये काटते नहीं है, इनसे डरने की जरूरत नहीं है। लेह लद्दाख में भी आपने हाँ, गए हैं? मैं शुगर सेक्टर में रहा हूँ। लेह लद्दाख में मैं आर्मोरर होने के नाते इंस्पेक्शन करने जाता था। दराज जो बहुत माइनस पॉइंट का एरिया है, वहाँ हम
501 स्टेशन वर्कशॉप श्रीनगर में था जिस ज़माने में मैं, उस ज़माने में वहाँ की आर्मी के जो इंस्पेक्शन की जाती थी वो वेपन इंस्पेक्शन करने जाते थे, और उनका वेपन जो खराब होता था वो हमारे 501 स्टेशन वर्कशॉप में रिपेयर के लिए आ अच्छा, जाता। ये जब भारत पाकिस्तान युद्ध हुआ उस समय आप युद्ध में शामिल थे? हाँ, 1971 में जब ये युद्ध शुरू हुआ उस समय मेरी पोस्टिंग पहले इन्फेंट्री स्कूल महू में थी, और जैसे ये युद्ध शुरू हुआ तो इन्फेंट्री स्कूल के जो इंस्ट्रक्टर थे, जो फायरिंग करने वाले थे, जो जवान थे, वो सारे अपनी अपनी ड्यूटी पे चले, अपनी अपनी रेजिमेंट में चले। तो उसमें मेरी पोस्टिंग जो है 109 पीए बटालियन में हुई, और पीए बटालियन की एक कंपनी एक एक कंपनी थी हमारी राजकोट में, और एक कंपनी थी हमारी जामनगर में, और एक कंपनी थी हमारी ये कहना चाहिए तारापुर में। तारापुर में जो कंपनी थी उस कंपनी की में जो कंपनी कमांडर थे वो दक्षिण भारत में कहीं कलेक्टर थे, क्योंकि जो 109 टीए बटालियन जब लड़ाई नहीं होती है या कुछ नहीं होता है तो ये इन बॉर्डर नहीं रहती, मतलब जो लोग इसमें बाहर के जो कलेक्टर हैं या कोई और सिपाही है या कोई और है वो सब इसमें भर्ती तो हो जाते हैं, लेकिन जब ये बॉर्डर होती, जब ये पूरी बटालियन बनती है लड़ाई के टाइम में, उस जमाने में वो पूरे के पूरे सब आदमी उसमें आके शामिल हो जाते हैं, और उनके जो किट कपड़े वो सब के सब ज्यों के त्यों उस बटालियन के पास सुरक्षित रहते हैं, आते हैं तो वो वही वही पहनते हैं। दोस्तों, युद्ध देखा, सेना में भी काम किया, आर्मी में आर्मर के तौर पर। औरंगजेब के बारे में जो बात कर रहे थे हम, उसने भी 17 साल युद्ध करते हुए निकाले थे, और बनारसी दास सूद एक बेहतर रंगकर्मी थे, और किरदार में इतने डूब जाते थे कि इनके भीतर से औरंगजेब की आवाज़ आने लगती थी। मेरे कई बार के अनुभव रहे हैं। एक किस्सा आता है कि आपने नाटक के दौरान इतने किरदार में खो गए थे कि कटार निकाल के अपने हाथ में हाँ, बांधी। वो अंगारे बंगाली क्लब में था जी, जिस निशान होगा आपके हाथ में। हाँ, ये 1900 मतलब जिस समय ये कौन सा कांड हुआ था, उषा भार्गव का। उषा भार्गव कांड, उस समय हम लोगों ने रात को एक जगह जाके पोस्टर लगाया और दूसरे दिन ये दंगा हो गया। उसके बाद कलेक्टर ने हम लोगों को 3 महीने तक ये नाटक करने की परमिशन नहीं दी। उस 3 महीने के बाद हम लोगों ने फिर नाटक किया अंगारे, जिसमें ये था कि वो अपने खून की बलि चढ़ा करके भारत माँ का स्वागत करते। तो वो आप इतना खो गए थे कि आपने असली कटार से ही कर लिया। नहीं, जिसने किया होगा उसकी हिम्मत भी तो मेरे अंदर थी। वो किरदार को इनने अपने भीतर जिया। और दोस्तों, एक बड़ी चीज और बता दें, औरंगजेब आखिरी रात, आप कल्पना करें कि अहमदनगर का किला है, औरंगजेब आखिरी रात में वहां पर खांसी से परेशान है, कोई परिवार का है नहीं, जीनत उसकी बेटी है, एक करीम करके एक और उसका सेवक है, और एक हकीम साहब। इस बीच में जो उसके अंतर्द्वंद चलते हैं युद्ध के, अपने पिता शाहजहां को उसने कैद किया था, उसके भीतर की अपराध भाव भी आते हैं, मुराद जो उसका भाई था उसकी हत्या कर दी है। वो समय आप याद करें कि औरंगजेब एक सुनसान किले में इस सल्तनत का एक महाराजा, एक नवाब, एक शाह, शहंशाह अपने अंतिम समय में क्या कर रहा है। उस समय का एक किस्सा आता है नाटक में, डॉक्टर राम कुमार वर्मा का नाटक है एकांकी नाटक, जो कि बहुत महत्वपूर्ण एकांकी नाटककार भी हैं, आलोचक भी हैं, हिंदी साहित्य के बहुत बड़े साहित्यकार में हैं। दीपदान भी लिखा उन्होंने, पृथ्वीराज की आंखें नाटक भी लिखा। तो मैं आपसे औरंगजेब की आखिरी रात का वो डायलॉग सुनना चाहता हूं, जो बहुत लंबा डायलॉग था, जो आपने एक बार में बोल दिया था। मैं आपको सुनाता हूँ।
खांसी खांसी एक लम्हे के लिए नहीं रुकती बेटी। ये ये मौत की आवाज है, इसे भला कौन रोक सकता। और हकीमों ने इसे कुछ नहीं समझा बेटी। ये मौत की आवाज है जिसे तुम्हारे हकीम कुछ नहीं कर पाएंगे। एक एक बात कानों में गूंज रही है। हम हाथी पर बैठकर सैरगाह जा रहे हैं। हमारे आगे पीछे हिंदुओं का बेशुमार मजमा है। वो हमसे चीख चीख कर कहते हैं, आलम पना, आलम पना, आलम पना, जजिया माफ कर दो, जजिया माफ कर दो। और हम हंसकर कहते हैं, हमारा हाथी आगे नहीं बढ़ रहा। हम गुस्से में आकर फील्डवान को हुक्म देते हैं, इन कम वक्तों पर हाथी चला दो। और जीनतुन्नीसा बेगम, ऐसा लगता है जैसे वो हाथी आज हमारे सीने को चकनाचूर करते हुए जा रहा है, चकनाचूर करते हुए जा रहा है। एक एक आलमगीर आलमगीर उन्होंने अपनी बेटी शाहजहां से ने अपनी बेटी जहानारा से कहा, जहानारा, हमारी बेटी आलमगीर से पूछो, वो हमारी तरह हमारे ताज को तो कैद नहीं कर। मुमताज मुमताज हमारी बेगम, ताज में पत्थरों से नहीं आंसुओं से बनवाना चाहिए था। काश ये मुमकिन हो सकता। एक एक तस्वीर हमने उपनिषद पढ़ने वाले दारा से सल्तनत छीनी। हमने काम बख्श मुराद इन सब का कत्ले आम किया है। ऐसा लगता है लेकिन हमने जो काम किए हैं, क्या उनका नाम गुनाह है? उपनिषद पढ़ने वाले दारा से सल्तनत छीनी। दारा, शुजा, मुराद, काम बख्श का कत्ले आम किया है। लेकिन फिर भी आज काम हमने किए, उनका नाम क्या गुनाह है? हम कहेंगे, जरूर कहेंगे। शाहजहां की आंखें दूर दिखाई देने वाले ताजमहल पर टिकी हुई थी और वो अपने आंसुओं से ताजमहल को देख रहे हैं। दोस्तों, ये किरदार में डूब जाने की एक जो जुनून था, आपने अभी भी देखा कि आज भी बनारसी दास सूद अपने डायलॉग बोलते हुए अपने भीतर औरंगजेब को जीने लगते हैं। औरंगजेब आखिरी समय जिस पश्चाताप में डूबा था, उसको उसकी खांसी की जो परेशानी थी, उसको लगता था कि जैसे उसने हाथियों से हिंदू किसानों को कुचलवाया था, जो जजिया कर की माफ़ी मांग रहे थे, आज वही हाथी उसकी छाती पर पैर रख रहे। ये दर्द था औरंगजेब का। और बनारसी दास सूद से आज हमने जो चर्चा की, निश्चित दोस्तों, रंग कर्म में जब मंच पे आदमी किरदार निभाता है तो कई बार डूब जाता है। बनारसी दास सूद हमारे शहर जबलपुर के एक ऐसे रंगकर्मी, एक ऐसे व्यक्ति हैं जो न सिर्फ रंग कर्म से जुड़े हैं, बल्कि वे समाज की सेवा भी करते हैं। नो न्यूज़ ओनली व्यूज़ पर आज बस इतना ही। बनारसी दास सूद से हम आगे भी चर्चा करेंगे। और भी किरदार हैं, और भी चेहरे हैं जो मंच पर आते हैं। आनंद फिल्म का एक डायलॉग आता है कि जिंदगी एक रंगमंच है, हम सब कठपुतली हैं, कोई ऊपर वाला है जो हमें चलाता है। धन्यवाद।